हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। पहला क्वेश्चन है, एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है 30 डिग्री के एंगल पे, तो उस कण का जो पथ है वो कैसा होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको 4 पॉइंट समझने हैं। देखो, 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से बनेंगे और 2 मैग्नेटिक फील्ड से बन सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्या बन सकते हैं कि अगर लंबवत परपेंडिकुलर एंटर करता है तो पैराबोलिक होता है, कैसा होता है, परवलयाकार। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलर एंटर करता है तो सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर एंटर करता है, उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो फिर रेखीय होता है। और इसमें क्या होता है, एक स्पेशल दूसरा केस होता है कि मैग्नेटिक वाले में, कि अगर कोई एंगल दे दे, सपोज जैसे ये क्वेश्चन है 30 डिग्री का एंगल या कोई एक्यूट एंगल दे दे, तब हेलिकल होता है, यानी कि कुंडलिनीवत होता है, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा। तो देखो, ये 2 केस हो गए मैग्नेटिक के और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के। कभी भी चार्ज पार्टिकल का एंटर करने का केस आएगा, उसका पथ पूछेगा, तो इन्हीं 4 क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। अब ये हेलिकल कैसे होता है, अगर आपको थोड़ा समझना है तो मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग हमने मान लिया, और यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, उसकी, अब ये 30 डिग्री का एंगल है, ये हमने 30 डिग्री, तो अगर ये किसी एंगल पे दिया हुआ है तो यहाँ पे वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट वर्क करेंगे, एक v साइन थीटा जो हॉरिजॉन्टली और v कॉस थीटा जो वर्टिकली वर्क करेगा। आपको पता है फोर्स होता क्या है, F इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b होता है। अब इस v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता है, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या रहता है कि सर्कुलर का ही, अब देखो नॉर्मली अगर देखें परपेंडिकुलर इंटर करने पर तब कैसा बनता है, वृत्ताकार बनता है। तो वो वृत्ताकार ही होता है, लेकिन ये कॉस थीटा का जो कंपोनेंट होता है वो इसको वेलोसिटी को ड्रिफ्ट करता है। तो इस तरह से ये हेलिकल बन जाता है, कुंडलिनी वृत्त बन जाता है, यानी कि उसका रीजन ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, यानी का जो उसका जो एडिशनल कंपोनेंट कॉस थीटा वर्क करने लगता है हॉरिजॉन्टली, उसकी कारण से जो होता वर्टिकली ही है, लेकिन वो उधर की तरफ ड्रिफ्ट करता है वेलोसिटी को, इसलिए ये आपका कुंडलिनीवत होता है। तो एक बार फिर मैं समराइज कर दूं 4 केस। आपका पैराबोलिक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलर करता है, मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है तब वृत्ताकार होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर उसी डायरेक्शन में जाता है तो सरल रेखीय, और मैग्नेटिक फील्ड की अगर किसी एंगल पे जाता है तब आपका हेलिकल, यानी कि कुंडलिनीवत। तो देखो, इन 4 क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत। अब देखो, बस आपको ये देखना है कि कौन सा क्षेत्र है, चुंबकीय है कि विद्युत क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र है और परपेंडिकुलर है तो आपको बिना सोचे समझे वृत्ताकार लगा देना है। यहीं पे अगर विद्युत क्षेत्र होता तब आपको पैराबोलिक लगा देना होता, ठीक है। और एंगल वाला हेलिकल होता है, कुंडलिनीवत होता है, मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के पुंज, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉन बीम, जैसे बीम, वो आपसे उसका जो नेचर है वो पूछा गया है। अभिसारी यानी कि डाइवर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग या अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग होता है, या पैरेलल होता है, या नन ऑफ दिस। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फेवरेट होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है, इलेक्ट्रॉन की बीम की जो नेचर होता है वो आपका कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है, अपसारी होता है, ठीक है। आप ये इस पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस जो फॉर्मूला यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है, उस फॉर्मूले पे मैं आपको बता दूँ, चाहे एयरफोर्स का पेपर हो चाहे नेवी का हो, फ्रिक्वेंटली न्यूमेरिकल आता है, आपको डेटा दिए जाते हैं। सपोज यहाँ पे तो फॉर्मूला है, जैसे ई आई, इन सब के वैल्यू दे के आपके इंटरनल रेजिस्टेंस पूछता है। तो आप याद रखना, ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। अगर आप पीछे से अच्छी सभी सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो मैंने इसको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी कराया है। अब v इधर आएगा तो e माइनस बी अपॉन आई हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल है, उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो E है। जब इसे लघुपतित कर देते हैं, मतलब शॉर्ट सर्किट जब हो जाता है शॉर्ट, तो इसका टर्मिनल वोल्टेज कैसा होगा। तो देखो, शॉर्ट सर्किट, देखो 2 तरह के क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपसे शॉर्ट सर्किट का क्वेश्चन पूछेगा या ओपन सर्किट का। शॉर्ट सर्किट में याद रखना कि टर्मिनल वोल्टेज 0 हो जाता है, और ओपन सर्किट में करंट 0 हो जाता है, ठीक है। याद रखना, 2 पॉइंट पूछे जा सकते हैं। अब इसमें शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज तो 0 हो जाता है, करंट आपका नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 भी हो सकता है। और सिमिलरली इसका ओपन सर्किट में इसका अपोजिट आई तो 0 हो जाता है, और वी आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। तो ये पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 ओम रेजिस्टेंस वाला एक मेटल का तार है, उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ 2 टाइम्स कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा।
आप याद रखना, कभी किसी तार को खींच के उसकी लंबाई अगर n टाइम्स कर दें तो नया रेजिस्टेंस जो होता है वो n स्क्वायर इंटू आर इनिशियल वाला होता है, ठीक है। यानी कि आर फाइनल होगा वो n स्क्वायर आर इनिशियल होगा। तो n स्क्वायर मतलब जितने गुना किया हो गया। अब इसमें 2 गुना किया है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुणा इनिशियली आर था 40, तो यहाँ से 160 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सपोज इसी में कहता कि 3 गुना किया जाए तो 3 का स्क्वायर करते तो 9 और गुणा आर जीरो कितना है 40, तो 360 हो जाता। तो इस तरह से ये फेवरेट क्वेश्चन है इन सारे डिफेंस एग्जाम्स के जो रिक्रूटमेंट कराते हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। 7th क्वेश्चन है, एक व्हीट स्टोन सेतु है PQRS, 4 रेजिस्टेंस चारों साइड से बना है तो अत्यधिक सेंसिटिव, यानी कि इन 4 कंडीशन में कौन सी वो कंडीशन होगी जब आपका जो व्हीट स्टोन ब्रिज होगा वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो आप ये याद रखना फैक्ट कि जब ईच रेजिस्टेंस इक्वल कर देंगे हम सभी, यानी कि P बराबर Q बराबर R बराबर S, उस कंडीशन में वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा, सबसे ज़्यादा संवेदनशील होगा, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायमेंशन से क्वेश्चन है कि ये एक आपको दिया गया है, ये पूछा गया है किस राशि की डायमेंशन है ये। तो देखो रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी किसकी है, तो आप लिख लो, मैं आपको एक बार बता दूं। जो प्रतिरोध की विमा होती है केवल वो याद कर लो, क्या होती है, ML² T की पावर -3 A की पावर -2। देखो यार ये याद जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप ये रखते हो थॉट प्रोसेस कि मैं निकालना जानता हूँ, मैं एग्जाम हॉल में निकाल लूँगा, तो आप अपना कहीं ना कहीं बहुत टाइम वेस्ट करोगे और आप पीछे हो जाओगे दौड़ में। आपको ये लर्न होनी चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंस की। अब प्रतिरोध की याद कर लो। अब प्रतिरोध में मीटर से गुणा कर देते हैं, यानी कि लेंथ से कर देते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध बन जाता है। यानी कि बस यहाँ पे लेंथ का एक और बढ़ा दो कंपोनेंट, तो ये यही आपको दिख रही है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की होती है, ठीक है। अब आपसे कोई, अब याद कर लेना, एक प्रतिरोध की याद कर लो बस। अब चालकता क्या होता है, चालकता का मात्रक एक साइमन भी होता है, याद रखना, कई बार लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। साइमन जिसे हम महो या ओम इनवर्स कहते हैं। तो प्रतिरोध की विमा का उल्टा कर दोगे तो वो कंडक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की डायमेंशन निकल आती है। तो इस तरह से आप याद रखना इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तांबे का टुकड़ा है, दूसरा जर्मेनियम का है, दोनों कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडे किए जाते हैं, तो क्या होगा, प्रत्येक का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आर्क यहाँ पे रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को डिनोट कर रहा है, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तांबे का रेजिस्टेंस घटता है, तांबे का बढ़ता है और जर्मेनियम का घटता है, क्या होगा। तो आपको बता दूं कि जो तांबा होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ होता है, और जो जर्मेनियम होता है वो आपका सेमी कंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है। तो अर्धचालक में क्या रहता है कि ताप अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होता है और कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, ये आप याद रखो। अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहा है, टेम्परेचर घटा रहा है, कितना, इतने तक ठंडा किया गया, मतलब टेम्परेचर कम किया गया, और टेम्परेचर कम किया गया है तो जो सेमीकंडक्टर होगा उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस, यानी कि जर्मेनियम का बढ़ता है और तांबे का घटता है, उसका उसका ठीक है, ठंडा किया गया इसलिए उल्टा हुआ है। तो जो सेमीकंडक्टर है उनका बढ़ जाएगा, ठंडा गर्म करने पे घटता है। ओम का नियम, देखो इसे मैं करा चुका हूँ, इस यानी कि इस प्रिंसिपल को, इस कॉन्सेप्ट को बता चुका हूँ फिलहाल में। ओम का जो नियम होता है वो ना तो इंसुलेटर के लिए, ना सेमीकंडक्टर के लिए, ना आर्क लैंप के लिए, इन किसी पे जो वो है ओबे नहीं करता है। वो केवल गुड कंडक्टर को, यानी कि केवल चालकों पे लागू होता है, यानी कि जो डायोड अगर ऑप्शन में भी होता तो उनके लिए भी ये नहीं करता है, यानी कि इन सभी, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो जाके देख लेना, शायद मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी वीडियो की, ठीक है। यदि निम्नलिखित कणों को एक चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत समान वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो किस कण का वृत्ताकार पथ, देखो ये तो एक क्वेश्चन तो यहीं से निकल के आया कि मैग्नेटिक फील्ड में लंबवत फेंका गया है तो फिर वृत्ताकार पथ होगा, ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा का ड्यूट्रॉन दे दे और पूछे कि यानी कि सभी सर्कुलर होंगे, यानी कि किसका सर्कल सबसे छोटा होगा, तो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, याद रखना। 12th क्वेश्चन है, देखो क्यूरी टेम्परेचर आपको पता होगा, जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं अगर क्यूरी टेम्परेचर पे उनको इतना टेम्परेचर कर दें कि क्यूरी टेम्परेचर लगभग 631 केल्विन होता है, तो क्या होता है कि जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो आपके क्या बन जाते हैं, वो आपके अनुचुंबकीय बन जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो आपके पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं, अनुचुंबकीय बन जाते हैं, याद रखना इस पॉइंट को, बहुत अच्छा है। तो निकिल है, पहले तो बिहेव कर रहा था, अब अच्छा मतलब फेरोमैग्नेटिक है, लौह चुंबकत्व है।
लेकिन जब क्यूरी ताप से भी अधिक उसे ताप दे दें तो फिर निकल क्या शो करेगा, तो अनुचुंबकीय। ठीक है। नेक्स्ट है दंड चुंबक यानी कि बार मैग्नेट सॉरी, जो होती है उसके इनसाइड पूछा गया। तो मैंने ये कम्युनिटी पे क्वेश्चन पोस्ट किया था, तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल वाले सभी थे, तो आप ध्यान से पढ़ते नहीं हो कि इनसाइड पूछा गया है, और आप जो कम्युनिटी पे है वो शायद आउटसाइड वाले का आंसर दे रहे हो। वैद्युत चुंबकीय तरंगों यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वो किसके पैरेलल होती हैं, तो ये याद रखना कि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के पैरेलल होती हैं। एबी करके याद कर लिया था। जितनी भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो बहुत एबी होती हैं। एबी क्यों होती हैं, क्योंकि इनको याद करना बहुत टफ होता है। रिलायंस मोबाइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर, कभी कभी हम इनका ऑर्डर भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं, यानी कि ये बहुत एबी होती हैं। तो ई पहले आता है, बी बाद में आता है। ऑप्शन हमेशा ऐसे ही फ्रेम करेगा एग्जामिनर आपको, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष जल और कांच के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो इतने हैं। अब देखो वायु के सापेक्ष यानी कि एयर के सापेक्ष वाटर का, तो ANW लिखेंगे, तो वाटर का है 4/3, और एयर के सापेक्ष आपका कांच का गिलास का कितना है 5/3। तो देखो जिसका निकालते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं, और जिसके सापेक्ष होता है वो आगे रहता है। अब हमें निकालना है कांच का जल के सापेक्ष यानी कि WNG, गिलास का निकालना है जल के वाटर के सापेक्ष। तो WNG बराबर होता है ANG/ANW। क्या होता है WNG बराबर होता है ANG, यानी कि गिलास का ऊपर रखेंगे और जिसके सापेक्ष निकालते हैं उससे डिवाइड करेंगे। तो जल के सापेक्ष निकालना है तो वाटर वाले में डिवाइड करेंगे, जिसका निकालना है कांच का वो ऊपर रखेंगे, तो ये 5/3 ऊपर रखेंगे। तो 5/3/4/3, 3 से 3 कट गया, तो 5/4 इसका राइट आंसर। याद रखना कि कांच का निकालना है तो हाँ वो ऊपर रखेंगे, जल के सापेक्ष निकालना है तो जल वाला नीचे कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस यानी कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, क्या कह रहा है लेंस के ऊपरी अर्धभाग को काला कर दिया जाए। एक लेंस है ऊपर ऊपर का भाग काला कर दिया जाए तो प्रतिबिंब थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा या ऊपर शिफ्ट हो जाएगा या उसकी लेंथ कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ये कुछ नहीं, केवल याद रखना उसकी तीव्रता घट जाती है यानी कि उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी का जो वो रहता है, ऊर्जा घनत्व रहता है, उसका फॉर्मूला 12ε0 E²। ठीक है। एक बिंदु प्रकाश स्रोत के निकट तरंगाग्र, तरंगाग्र मतलब वेव फ्रंट, जैसे समतल है तो प्लेन वेव, 3 तरह के वेव फ्रंट आपने पढ़े होंगे, प्लेन वेव फ्रंट FRONT, ये स्पेरिकल वेव फ्रंट, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो आप याद रखना कि अगर निकट की बात करें, समीप की बात करें, तब फिर गोलीय स्पेरिकल वेव फ्रंट होगा। अगर दूर की बात करें तब आप समतल कर सकते हो, क्योंकि अर्ध समतल रहता है। तो दूर अगर पूछता है तो अर्ध तो समतल, और निकट के कहता है तो फिर आपका उसकी आकृति आपकी स्पेरिकल वेव फ्रंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग के प्रयोग में 600 नैनोमीटर वेवलेंथ का प्रकाश प्रयुक्त करने पर पर्दे के किसी भाग में 12 फ्रिंजें दिखाई देती हैं, यानी कि नंबर ऑफ फ्रिंज कितनी है 12। यदि 400 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य कर दें 600 से घटाकर तो अब कितनी फ्रिंज दिखाई देगी। तो वैसे तो इस क्वेश्चन का मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, लेकिन एक बार फॉर्मूला रिवाइज करा दूं। जो फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज चौड़ाई होती है वो होती है ND λ/d, जहाँ पे डी होती है पर्दे की और फ्रिंज की दूरी, और ये आपकी करस्पॉन्डिंग मतलब बीच की दूरी, उन पर स्लिटों के बीच की दूरी होती है। तो इससे फिर न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं, याद रखना। अब इस क्वेश्चन के लिए आप एक चीज़ याद रखना कि N1 λ1 = N2 λ2। सिंपली आपको N1 पहले कितना था 12 फ्रिंजें दिखाई देती थी, तब वेवलेंथ आपकी 600 थी। अब हमें निकालना है कितनी दिखाई देगी, और अब वेवलेंथ 400 हो गई। ठीक है। 4, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से ये 12 3 बार कट गया, 6 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 18 नंबर ऑफ फ्रिंज आपको कितनी मिल जाएंगे 18। नेक्स्ट है जल की सतह पर तैरता हुआ तेल प्रकाश के व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। ये तो फैक्ट याद रख लो, क्यों रंगीन दिखाई देता है। जो तैरता हुआ जो होता है वो इंटरफेरेंस के कारण। तो तेल की परत की संभावित मोटाई जो कि इस प्रभाव को दिखाती है, दर्शाती है, तो वो 10,000 एंगस्ट्राम आप याद रखना, क्योंकि जब इसको कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻10 से जो आपको जो कोटि मिलेगी वही प्रकाश की वेवलेंथ की कोटि होती है। तो याद रखना 10,000 एंगस्ट्राम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्कैटर्ड अल्फा कर्ड होते हैं, जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उनका जो पाथ होता है वो कैसा होता है, वो हाइपरबोलिक होता है, यानी कि अति परवलयाकार होता है।
अब आपको कमेंट में एक बात बतानी है कि अति परवलय की उत्केंद्रता कितनी होती है। देखो आप चारों की ही बता देना कमेंट करके, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप बताओगे कि पहले तो पैराबोला की आप बताना उत्केंद्रता कितनी होती है, फिर हाइपरबोला की, फिर एलिप्स की। तीनों की उत्केंद्रताएं आप ज़रूर बताना, ठीक है। आई होप आप लोग इग्नोर नहीं करोगे इस चीज़ को, और बाकी वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर आपको अच्छा लगता है, और आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो। ऐसे ही मिलते रहेंगे, नई नई चीज़ें पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहो, इस लॉकडाउन को यूटिलाइज़ करते रहो। जय हिंद।